घर के अंदर पेंट हो, पॉलिश हो, डेकोर काम हो, फ्लोरिंग काम हो, फर्निशिंग काम हो या पीओपी हो, ये सारे ऐसे काम हैं जिनको ऑफ कोर्स पैसा तो इनमें लगता ही है। लेकिन अगर इनमें कोई गलती होगी तो बाद में इनको करेक्ट भी करवाया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें कोई गलती की वजह से आपकी जान पर बना सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक के काम में कोई भी गलती करना बेवकूफ़ी बराबर होता है, क्योंकि उसमें पैसा तो बाद में लगेगा ये ठीक करवाने में, उसके अलावा आपकी जान पर भी बना सकती है। फिर भी जानकारी के अभाव में हम न जाने कितनी ऐसी गलतियां कर देते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, अब नहीं करोगे, क्योंकि अब आप ये वीडियो देखने वाले हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 ओम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऐसी मिस्टेक जो इलेक्ट्रिक काम में कर दी जाती हैं, भले आपका नया घर बन रहा हो या पुराने घर में रेनोवेशन करवा रहे हो। ये मिस्टेक्स वो हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक काम में गलतियां होती क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है जो एक टेक्निकल इंसान करता है। अब अगर हर एक इंसान टेक्निकल नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि हम टेक्निकल इंसान सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो चेक नहीं कर सकते। इसी चक्कर में कर देते हैं गलतियां। लेकिन फिक्र बिल्कुल मत करिए, इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि क्या क्या वो गलतियां जो नहीं करनी चाहिए और अगर हो रही है तो उनको कैसे पकड़ा जाए। और ये सब इतने सिंपल शब्दों में बताया जाएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको टेक्निकल ज्ञान है या नहीं है। बस आप ये वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो और आप किसी टेक्निकल इंसान को भी चेक कर पाओगे कि वो सही काम कर भी रहा है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना वो ये कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो और आप चाहते हो कोई प्रोफेशनल उसमें आपकी हेल्प कर दे तो हम आप उसमें मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पहुंचेंगे। हमारी टीम के पास अपनी रिक्वेस्ट डाल दो कि आपको इंटीरियर डिजाइन करवाना अपने घर का, और हमारी टीम आपकी पूरी पूरी मदद उसमें कर देगी। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का आरंभ। ये वीडियो दोनों तरह के लोग के लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना घर बिल्कुल शुरू से बनवा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके काम की है, अगर आप अपने घर में सिर्फ रेनोवेशन करवा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। मानते हैं कि बिल्कुल शुरू हो रहा है, आपके घर का लेंटर डल रहा है। लेंटर डलते टाइम बिजली वाला आपके लेंटर में इस तरह की पाइप डालेगा जैसे आप मेरे साइड में देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि ये जो पाइप की क्वालिटी है वो अच्छी है। अब वो कैसे करोगे वो सुनो। आपको बिजली वाले के पास जाना है और कहना है कि मुझे 12 से 15 किलो वाला बंडल चाहिए। ये बंडल वो बंडल होता है जो उतना मजबूत होता है कि आपकी छत पर टिक सके। अगर आपने इससे हल्के वाला बंडल लिया तो दिक्कत ये होगी कि वो ठीक है बिछ तो जाएगा आपके लेंटर पर, लेकिन जब आपकी लेबर रोड़ी वगैरह डालेगी उसके ऊपर, आरएमसी डालेगी तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मैनुअली उसके ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है तो कई बार ये पाइप टूट जाते हैं और पाइप के अंदर सीमेंट भर जाता है। इस वजह से ऐसा ना हो, जरूरी है कि जो वहाँ पाइपिंग है वो मजबूत हो। और मजबूत कैसे होगी? जब आप 12 से 15 किलो वाली पाइपिंग का बंडल लोगे। इसके अलावा ऑफकोर्स आपको आईएसआई मार्क तो देखना ही देखना है, लेकिन सच्चाई है कि आजकल इंडिया में हर चीज पर आईएसआई मार्क मिल जाता है तो उसको कोई इतनी वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन आप ये इंश्योर करिए कि आपको 12 से 15 किलो वाला बंडल ही मिले। चलो अब आपका लेंटर डल गया, अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपका बिजली वाला दीवार पर झिरी काटना शुरू करेगा और उसके अंदर पाइप वगैरह लगाएगा। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी बात देखनी है वो ये कि जब भी झिरी कटे और पाइप उसके अंदर लगे तो दीवार के फेस से जो पाइप है वो थोड़ा सा लगभग 2 mm अंदर जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, अगर दीवार के फेस पर भी छोड़ दिया गया तो जब भी उसके ऊपर प्लास्टर होगा या पुट्टी होगी वहां पर लेवलिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। और जब लेवलिंग करने में दिक्कत आएगी तो आपको एकदम नहीं दिखेगी, लेकिन जब उसके ऊपर पेंट हो जाएगा तब आपको वहां पर जो फिनिशिंग है वो कम दिखाई देगी, एक हल्का सा आपको उभारा दिखाई देगा। अब वहां पर फिर वही बात हो जाएगी कि पेंट वाले कहेगा पुट्टी वाले की दिक्कत, पुट्टी वाले कहेगा प्लास्टर ठीक से नहीं हुआ, प्लास्टर वाला कहेगा बिजली वाले की दिक्कत। तो ये सब रशाकशी में नुकसान होगा आपका। इसलिए आपको इसी स्टेप पर ही इंश्योर करना है कि जो झिरी कटे वो इतनी गहरी जरूर कटे कि जब पाइप उसमें लग जाए तो वो 2 mm दीवार के फेस से अंदर आए। तो जब भी आपका बिजली वाला पाइप लगा ले, आप ये जस्ट चेक कर लो कि सारे पाइप दीवार के फेस से लगभग 2 mm अंदर ही होने चाहिए। भले ही बिजली वाले को पहले भी कह दो ताकि वो इस चीज का ध्यान रखे। इसके अलावा ये इस स्टेप में आपको 2 चीजों का और ख्याल रखना है। पहली तो ये कि दीवार पे जो पाइप डालेंगे वो 12 से 15 किलो वाले जाने की जरूरत है, तो पैसा वेस्ट मत करो। यहाँ पर 10 किलो वाला बंडल काफी रहेगा, उससे नीचे मत आना, यहाँ भी थोड़ी मजबूती की जरूरत होती है। दूसरा ये ध्यान रखो कि वहां पर जो आप पाइप लगा रहे हो वो फायर रिटार्डेंट होने चाहिए। फायर रिटार्डेंट का एक बहुत बड़ा जो फायदा ये हो जाता है कि अगर अंदर वायर्स में आग लग गई तो आपके पाइप के साथ वो चिपकेंगे नहीं और आपकी पाइप में आग नहीं लगेगी, तो काफी ज्यादा फायदा हो जाता है आग को कंट्रोल करने में। चलो अब झिरी भी कट गई, उसके अंदर पाइप भी लगे, यानी स्टेप 2 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपका बिजली वाला बिजली के बॉक्स की झिरी काटेगा, यानी उसका हिस्सा निकालेगा और वहां पे बॉक्स फिक्स करेगा। इसमें आपको 3 चीजें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले ये कि जो आप बॉक्स लाने वाले हो वो जीआई का हो और पाउडर कोटेड हो, जैसा आप मेरे साइड में देख पा रहे हो। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा वो ये रहता है कि एक टाइम बाद इनमें जंग नहीं लगता और इस वजह से जो इनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी वैसी वैसी बनी रहती है। अगर आप नॉर्मल वाले लगवा लेते हो तो पैसा तो आप बचा लोगे, लेकिन दिक्कत यह है कि एक टाइम बाद उनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा और जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी उनकी गिर जाएगी। इस वजह से उसके बाद जो आप स्विच प्लेट वगैरह लगाने वाले हो वो सब ढीली हो जाएगी और गिरने लगेगी। ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि आप जीआई का बॉक्स ही लें। इस पॉइंट में दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप जीआई का बॉक्स लगवा रहे हो तो दीवार के फेस से लगभग 3 mm अंदर हो। ये बेहद ज़रूरी स्टेप है, वरना अधिकतर क्या होता है कि लगभग उतना ही उसको काटा जाता है जितना बॉक्स फिट हो जाए, उसके बाद प्लास्टर पुट्टी वालों को सब छोड़ दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि कभी भी आगे
लेवलिंग के टाइम पर उस बॉक्स को छुपाया नहीं जा सकता, और जब पेंट वगैरह हो जाएगा तो वो उसका जो उभारा है, उसकी जो बॉर्डर्स है वो दिखने लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी ये बॉक्स फिट हो, ये दीवार के बेस से लगभग 3 mm अंदर हो, तभी एक अच्छी फिनिशिंग आ पाएगी पेंट के बाद। इस पॉइंट में जो आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी हो, ये कि जब भी आपका बॉक्स फिट हो रहा हो, आपको चेक करना है कि क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट फिट हो रही है, उसमें हल्का फुल्का डबक है। अगर डबक है तो उसको तुरंत ठीक करवाओ, नहीं होगा तो आगे जब भी आप स्विच प्लेट लगवाओगे वो हमेशा टेढ़ी दिखाई देती रहेगी, और ये एक टाइम बाद काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसी स्टेप पर ये चीज़ चेक कर लो। और अब तो चेक करना बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं, अपने मोबाइल में एक प्ले स्टोर पर जाओ, कंपास डाउनलोड करो, उसको लगा कर देख लो कि वो स्ट्रेट है या नहीं है, तो बहुत आसानी चेक किया जा सकता है। और आपने 1-2 बार कर लिया तो आपके इलेक्ट्रिशियन वैसे समझ जाएगा कि आप समझदार हो, तो दोबारा से ये गलती नहीं करेगा। चलो, इसी के साथ स्टेप 3 हुआ कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में आपका ये पुराना काम सारा हो गया, अब आपका इलेक्ट्रिशियन वायर डालना शुरू करेगा। ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आपको 6 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली क्या है वो सुनो पहले। वायर्स के केस में जो सबसे पहली चीज आपको देखनी है वो है वायर्स का ग्रेड। वायर्स के ग्रेड वैसे कई सारे हो सकते हैं, आपके घर के लिए 2 ग्रेड ठीक है, FR और FRLS। FR और FRLS में डिफरेंस बस इतना ही है कि FR होता है फायर रिटार्डेंट, यानी उसमें आग नहीं लगती, और FRLS होता है फायर रिटार्डेंट लो स्मोक, यानी उसमें आग भी नहीं लगती प्लस उसमें धुआं भी नहीं उठता, हालांकि स्मेल जरूर उठेगी ताकि आपको पता लग जाए कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब आपके घर के लिए दोनों ही सही है, लेकिन बस आपको देखना है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है। FRLS FR के मुकाबले लगभग 100-150 रुपये महंगी होती है, यानी FR अगर आपको लगभग 1000 रुपये का पड़ जाएगा तो ये आपको 1050, 1150 के आसपास पड़ जाएगा, इतना डिफरेंस आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, तो आप FRLS वायर में चले जाओ, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। अगर आप कोई ऐसा घर बना रहे हो जहाँ आपको बजट की थोड़ी चिंता है, आप बजट थोड़ा कम लगाना चाह रहे हो, वरना ऐसा कोई कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो या आप किराए वगैरह पर देना चाह रहे हो, तो वहाँ आप FR भी लगवा सकते हो, उसमें भी ऐसा कोई डर नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये कि वायर्स की कंपनी क्या होनी चाहिए। अब आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, नॉन ब्रांडेड वायर्स लगभग आपको आधे दाम में मिल जाएंगे ब्रांडेड वायर्स के मुकाबले। हाँ, वो देखकर लालच भी आता है, और कई बार तो बिजली वाले ये कोशिश भी करते हैं कि आप नॉन ब्रांडेड ले लो, वो आपको तमाम टेस्ट करवाएंगे, आग लगा के दिखाएंगे, ऐसे टच करवाएंगे कि सर फील करो कितना बढ़िया है। इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। इसका सिंपल एक रीजन बता देता हूँ आपको। लॉजिक सिंपल सा है, वो ये कि कंपनी के जो वायर्स होते हैं वो बहुत कड़े मापदंडों के बाद अप्रूव होकर आप तक आते हैं, लेकिन जो नॉन ब्रांडेड वाले होते हैं उनमें इतने कड़े मापदंड नहीं होते। दोनों अगर FR होंगे, यानी दोनों में आग नहीं लग सकती होगी, तो कंपनी वाले की जो कैपेसिटी होगी टेम्परेचर सहने की वो ज़्यादा होगी। नॉन ब्रांडेड वाले में भी आग नहीं लगेगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी होगी कि भाई इसके बाद तो लग जाएगी। इस वजह से कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको नॉन ब्रांडेड वायर नहीं लेना है। ब्रांड आप किस में जा सकते हो वो मेरे साइड में आप देख पा रहे होंगे। वायर्स के केस में तीसरी चीज आपको देखनी है वो ये कि एक पाइप में आप कितने वायर्स डाल सकते हो। मैं इसका एक मोटा थंब रूल बता देता हूँ। एक पाइप में 60% वायर की कवरेज हो सकती है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर 1 इंच का पाइप है तो 1 इंच में लगभग 25 mm स्पेस होता है। अब अगर आप वायर्स डालना चाह रहे हो तो देखो कितने वायर डाल सकते हो। 25 का 60% कितना हुआ, लगभग 14 mm। तो आप मैक्सिमम 14 mm तक के वायर डाल सकते हो, यानी आप 4 mm के 2 डाल दिए, फिर 2 mm का 1 डाल दिया, फिर 1 mm के 4 डाल दिए। इस तरह से आप 14 mm तक कवर कर सकते हो, यानी आप सिर्फ 60% एरिया ही ऑक्यूपाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना। रीजन इसका सिंपल है कि कल को कुछ भी हुआ तो आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए पाइप के अंदर कि आप खींच के निकाल सको, वरना होते हैं कि जब भी आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो वायर्स हल्के से फूल जाते हैं और आसपास चिपकने लगते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइटली पैक करके सारे वायर्स अंदर डाल दिए तो आप खींच नहीं पाओगे और सारे वायर्स डैमेज हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी पाइप के अंदर का 60% स्पेस ही ऑक्यूपाई करें। वायर्स में अगली चीज जो आपको देखनी है वो ये कि किस पॉइंट के लिए कितनी mm यानी कितनी मोटाई वाली वायर यूज होनी चाहिए। इसमें आपको एक मोटा थंब रूल बता देता हूँ, वो ये कि जितने भी आपके लाइट फैंस हैं उन सब के लिए 1.5 mm काफ़ी है। जितने भी आपके पावर सॉकेट्स हैं, यानी अवन फ्रिज जहाँ चलेंगे, उनके लिए 2.5 mm ठीक है, और AC के लिए यूज करो 4 mm। हाँ, वैसे आई नो काफी लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई AC 2.5 mm भी चल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो चल जाता है 2 टन तक का। उसके ज्यादा के लिए हमें रिकमेंड किया जाता है 4 mm, ताकि आगे तक की सिक्योरिटी बनी रहे। इसके अलावा कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट आपको देना है तो वहां आप 1 mm भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ जाओ जो मैंने आपको बताया। वायर्स के केस में अगली चीज आपको जो चेक करनी हो ये कि वायर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जब जाए उनमें बीच में जॉइंट ना लगे। अब क्या करते हैं कई बार कि कम पड़ जाती है तो इधर से खींचा, कम पड़ गई, अगली जॉइंट करके आगे बढ़ा दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। ध्यान से सुनना कि जब भी 2 वायर्स को आपस में अटैच किया जाता है तो उनके ऊपर टेप लगा दी जाती है। टेप उस टाइम तक के लिए ठीक है, लेकिन जब वो लगातार हीट झेलेगी तो उसकी जो ग्लू है वो निकलने लग जाती है। टेप अल्टीमेटली वायर्स का जो कवर होता है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इस वजह से कभी भी 2 पॉइंट के बीच जब भी वायर ले जाओ, उनको ज्वाइंट करने के लिए टेप कभी इस्तेमाल मत करो। वायर कम पड़ जाए, नई वायर ले लो, थोड़ी वेस्टेज होगी, आई एग्री, लेकिन प्लीज रिस्क मत लेने वाला। और इस वाले पॉइंट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप AC की वायर ले रहे हो, फ्रिज की वायर ले रहे हो, अवन की वायर ले रहे हो, या नीचे से जो मेन वायर आती है आपके MCB बॉक्स में वो ले रहे हो, वहां तो किसी भी हाल में ज्वाइंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वायर्स के केस में आखिरी चीज जो आपको देखनी है वो ये
कि जब भी आप वायरिंग देते हो तो कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहां आपको 2 स्विच देने होते हैं। फॉर एग्जांपल बेडरूम की लाइटिंग है, उसके कनेक्शन आप अपने बेड के साइड में भी चाहोगे, उसका कनेक्शन आप मेन बोर्ड में भी चाहोगे, ताकि घर में घुसते ही या फिर रूम में घुसते ही कोई इसको ऑन ऑफ कर सके। चलिए अब स्टेप 4 भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपके घर की वायरिंग भी हो चुकी है। इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिशियन एमसीबी बॉक्स पे भी काम कर रहा होगा। वहां जो चीज आपको ध्यान रखनी वो है ये एमसीबी बॉक्स के केस में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी होगी। पहले ये कि एमसीबी बॉक्स जब भी लगे, रूल सेम है कि वो दीवार के फेस से बाहर ना आए, वरना जब भी उसके ऊपर रस्टिक हो या प्लास्टर हो या कुछ भी हो, वो हमेशा एक उभरा हुआ सा दिखाई देगा जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आप चेक करो कि आपका इलेक्ट्रिशियन किस ग्रेड की एमसीबी ला रहा है। एमसीबी कई ग्रेड के हो सकते हैं, ए बी सी डी के जेड। अब सारी तो आप ऑब्वियसली नहीं लेंगे, तो आपके घर में जो सही है वो है बी और सी। घरों में वैसे बी टाइप ज्यादा चलती है, लेकिन मैं कहूंगा जो सेंसिटिव चीजें जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, यहाँ पर आप सी यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एमसीबी केस में तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अपने इलेक्ट्रिशियन को साफ कह दो कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अच्छा चाहिए, यानी एक सर्किट की एक एमसीबी होगी। अब ये इतनी टेक्निकल पॉइंट है कि आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन आप प्लीज अपने इलेक्ट्रिशियन को कह देना ताकि वो चीज का ध्यान रखे। आपको बस उससे ये कहना है कि किसी भी एक एमसीबी में 2 वायर ज्वाइन नहीं करने हैं, एक सर्किट का सिर्फ एक एमसीबी होगी। चलो अब आपका एमसीबी का काम भी हो गया। इसी के पैरेलल में आपको फॉल सीलिंग वाला भी काम कर रहा होगा जिसके अंदर वायरिंग डल रही होगी। वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो एक चीज ये है कि जब भी आप फॉल सीलिंग में वायरिंग करवाने वाले हो तो वो कंड्यूट पाइप के थ्रू कराओ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये कंड्यूट पाइप आप अपनी छत में अटैच करवा लो, इसके थ्रू पाइप ले जाओ। ये सबसे सही और सबसे अच्छा और सबसे मजबूत तरीका है। इस वाले स्टेप में अक्सर लोग ऐसी गलती कर देते हैं, या इलेक्ट्रिशियन ऐसी गलती कर देते हैं कि वो ओपन वायरिंग दे देते हैं जो अपना फॉल सीलिंग है उसके फ्रेम के ऊपर। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जरूरी आप कंड्यूट पाइप ले जाओ, उसके अंदर से वायरिंग ले जाओ। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज साफ कर दूं, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये सही है, लेकिन महंगा भी है। मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दे देता हूँ अगर आपको बजट के अंदर काम करना है तो। वो ये कि अगर आपको कंड्यूट पाइप नहीं करना क्योंकि इसमें खर्चा आता है, तो आप फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे। फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू आप वायर ले जा सकते हो, लेकिन ये फ्लेक्सिबल पाइप आप अपने पीओपी के फ्रेम के साथ अटैच करवाओगे, वहां पर बांध दोगे। अगर इसको नहीं बांधा जाता है तो कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि अगर आप वायर खींचते हो तो पूरा का पूरा सिस्टम वो बाहर आ जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप कंड्यूट पाइप ना लगाओ, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल पाइप अगर लगवा दो तो प्लीज अपने फॉल सीलिंग के फ्रेम के साथ जरूर बांध देना। चलो अब आपका फॉल सीलिंग काम भी हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में आपका इलेक्ट्रिशियन जो बिजली के बॉक्स है उसके स्विचेस है वो फिट करेगा। इस स्टेप पर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो ये कि जो भी आप स्विच ले रहे हो उसकी जो बैक बॉडी है यानी अंदर की बॉडी वो ब्रास की होनी चाहिए, नॉर्मल मत लेना। ये अपने इलेक्ट्रिशियन के आप बिजली की दुकान पर जाकर कह देना और वो खुद आपको दे देंगे। इस स्टेप में अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप स्विच लो तो प्लीज किसी ब्रांडेड कंपनी के ही लेना। इसके 2 बहुत बड़े रीजन है। पहला रीजन तो ऑफकोर्स सिक्योरिटी की वो अच्छे होते हैं और वगैरह वगैरह, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन इसका जो सेकंड रीजन है वो बहुत ज्यादा मेन है। वो रीजन ये है कि कल को आपको कोई भी स्विच खराब हो गया और वो है नॉन ब्रांडेड, तो सेम स्विच ढूंढने में आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि नॉन ब्रांडेड है, आज है कल नहीं है, तो सेम स्विच आपको हो सकता है ना मिले। अब खुद सोचिए कि एक पूरी स्विच प्लेट में कई सारे स्विच हैं, उनमें से एक खराब हुआ, वो आपको कोई दूसरे रंग का या दूसरे मॉडल का लगाना पड़ेगा जो देखने में बहुत भद्दा दिखाई देता है। इस वजह से प्लीज वहां किसी ब्रांड के साथ जाइएगा, ताकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी वो खराब हो आपको सेम मॉडल एटलीस्ट मिल सके। अब आता है आखिरी स्टेप, जो है स्विच प्लेट के ऊपर शीट कवर लगवाने की। ये वैसे तो बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। वो गलती ये करते हैं कि जो शीट कवर हो पहले से लगवा देते हैं। अब जब पेंटर आपका पेंट करता है तो इसके ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं, वरना कई केसेस में तो ये प्लेट्स टूट भी जाती हैं। इस वजह से ये शीट कवर बिल्कुल आखिर तक संभाल के रखो। जब आपकी पेंट के एटलीस्ट 2 कोट हो जाएं, उसके बाद जाके आप शीट कवर लगवाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो इनको साफ करने में आपकी हालत टाइट हो जाएगी और हो सकता है डैमेज भी हो जाए। इस वजह से इस स्टेप का पूरा ख्याल रखना। अब आपके सारे स्टेप घर के अंदर तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक आखिरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि पहले तो आपको अपने इलेक्ट्रिशियन से, आर्किटेक्ट, इंटीरियर वाले से सारी की सारी ड्राइंग्स ले लेनी है, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि कहाँ से कौन सा पाइप गया हुआ है। कल को कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास ड्राइंग्स होनी चाहिए। और दूसरा ये कि कल को आप कील वगैरह भी ठोकना चाह रहे हो कहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि पाइप कहाँ से गए हुए अंदर के। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि जब भी आपकी फाइनल पेमेंट की बारी है अपने इलेक्ट्रिशियन को, तो उसकी एटलीस्ट 10% पेमेंट रोक के रखना और उसे कहना कि 10 दिन बाद दिया जाएगा। 10 दिन तक आप चेक करना कि सारे सर्किट्स वगैरह ठीक से काम करें या नहीं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इतने बड़े जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें एक आध लाइट में, एक आध सर्किट में, एक आध वायरिंग में, एक आध स्विच में दिक्कत आई जाती है। अब अगर आपने सारे पैसे दे दिए तो इतने छोटे काम के लिए इलेक्ट्रिशियन आने में दिक्कत करते हैं। जरूरी है कि आप 10% लास्ट तक रोक के रखें। आप 10 दिन आराम से देख ले, अपनी तसल्ली कर लें, उसके बाद ये पेमेंट क्लियर करें। हाँ, लेकिन पैसे दे जरूर देना, पैसे रख मत लेना, वरना उनके नुकसान होते हैं, वो भी हम नहीं चाहते। जरूरी है कि आपका भी फायदा हो, उनका भी फायदा हो। तो इसी के साथ आपके घर के अंदर का इलेक्ट्रिशियन का सारा काम हुआ पूरा, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम करेगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि वो काम ठीक से कर भी रहा है या नहीं। तो कैसे लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज मैं आपको ठीक से समझा नहीं
पाया या कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दी, तो अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछे, मैं उनका जवाब वहां जरूर दूंगा। और कमेंट करने से पहले हिचकेगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट कई हजार लोगों का डाउट हो सकता है। तो आपके कमेंट करने की वजह से और मेरे आंसर देने की वजह से उन सबका डाउट सॉल्व हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब तो जरूर करो, प्लस वीडियो को लाइक भी जरूर करना ताकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां हम बहुत सारी चीजें आपको समझाएंगे बड़े ही सिंपल शब्दों में, बड़े ही कम टाइम में। तब तक के लिए गुड बाय।